तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, बरमूदा ट्रायंगल में रोनुमा होने वाले अजीब और गरीब वाकयात को तो आप पिछली वीडियो में सुन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं उन वजूहात की जिनकी बिना पर बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे पुरअसरार तरीन जगह समझा और माना जाता है। और आखिर वो कौन है जिनके हाथ में बरमूदा ट्रायंगल का सारा निजाम है? माहिरीन खामोश हैं या फिर खामोश करा दिए गए हैं? आखिर ऐसा क्या है? इन सारे सवालों पर बात करेंगे, सारे राज फाश करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं उन 6 नजरियात की जो बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से मशहूर है, और बिलखुसूस वो छठा नजरिया जो हमें बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत के बहुत करीब पहुंचा देगा। कदामत पसंद ईसाइयों का यह मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल जहन्नुम का एक दरवाजा है। एक साइंटिस्ट एड स्नेडिकर ने यह नजरिया पेश किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर की फिजा में ना नजर आने वाली सुरंगें मौजूद है जो जहाजों, तैयारों और अफराद को अपने अंदर खींच लेती है। बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से ही तहकीक करने वाले एक मशहूर मुहक्किक चार्ल्स बलिट्स ये नजरिया पेश किया उन्होंने कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर मकनातीसी भंवर मौजूद है जो अपने शिकार को अपने अंदर खींच लेता है। बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से एक थ्योरी जिसे मीथेन गैस थ्योरी कहा जाता है बहुत मशहूर हुई, जिसे डॉक्टर बेन क्लीनर ने पेश किया। उनका नजरिया यह था कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर समंदर की तह में मीथेन गैस मौजूद है और इस गैस के हाइड्राइड्स पानी के बुलबुलों की सूरत में पानी के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज वहां पर डूब जाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से एक बड़ा नजरिया यह पेश किया गया कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर इंतहाई ताकतवर लहरें पैदा होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। ये लहरें इतनी ताकतवर हैं कि ये फजा में जहाजों को उड़ाकर उनका नामो निशान मिटा देती हैं और फजा में उड़ते तैयारों को अपने अंदर खींच लेती हैं। इसी वजह से, इन्हीं लहरों की वजह से वहां पर कंपास भी काम करना छोड़ देता है। दुनिया में 2 ही मकाम ऐसे हैं जहां पर कंपास काम करना छोड़ देता है, एक बरमूदा ट्रायंगल और दूसरा जापान का डेविल सी। ये आप अंदाजा इससे लगा लें कि ये कितने ताकतवर होते हैं कि ये लहरें हमारी बिजली की कुव्वत से लाखों गुना ज्यादा होती हैं और आज की मौजूदा जदीद साइंस भी इन वेव्स को मुकम्मल तौर में समझने से कासिर है। बहरहाल, एक जियोफिजिक्स के माहिर साइंटिस्ट जॉन क्रिस्टॉय का यह मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर और ऊपर एक खास किस्म की कुव्वत कशिश मौजूद है जो उस कुव्वत कशिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसे मैं और आप जानते हैं। जॉन क्रिस्टॉय का यह मानना है कि अगर कोई साइंसदान इस कुव्वत कशिश को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाए तो फिर इस तवानाई से चलने वाली कार हमारी मौजूदा तवानाई से चलने वाली कार से लाखों गुना तेज रफ्तार दौड़ेगी। इस तवानाई से चलने वाली मशीनरी सदियों का काम दिनों में सर अंजाम दे देगी और इस तवानाई से चलने वाले उड़ने वाले फजाई तैयारों की रफ्तार का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। यह तवानाई जिसको चाहे दूर से अपनी जानिब खींच ले, आम दिनों को साल के बराबर कर दे। तो अब सवाल यहां पर यह है, क्या बरमूदा ट्रायंगल के अंदर ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने यह तवानाई हासिल कर ली है? बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जिस कुव्वत कशिश का जिक्र जॉन क्रिस्टॉय ने किया, तकरीबन तमाम ही नजरियात के हामिल साइंसदान उस नजरिए को तस्लीम करते हैं। चुनांचे अगर हम भी इस नजरिए को तस्लीम कर लें कि वाकई बरमूदा ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी कुव्वत कशिश मौजूद है जो बड़े बड़े देहोकल जहाजों, तैयारों को अपने अंदर खींच लेती है, तब भी एक सवाल बाकी रहता है कि क्या यह कशिश मुनज्जम है या गैर मुनज्जम, किसी के कंट्रोल में है या फिर किसी के कंट्रोल में नहीं। अगर यह गैर मुनज्जम है तो फिर वहां पर सैटेलाइट का निजाम कैसे काम करता है, क्योंकि इतने बड़े मकनातीसी मैदान में सैटेलाइट का काम करना नामुमकिन है, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पर सैटेलाइट का निजाम मौजूद है और कभी किसी खराबी की इत्तला मौसूल नहीं हुई। और अगर यह कशिश वाकई गैर मुनज्जम है तो फिर फजा से तैयारों को गिरते हुए समंदर में क्यों किसी ने नहीं देखा? पायलट कोई हंगामी पैगाम एयरबेस को क्यों नहीं दे सके? आज तक किसी जहाज का मलबा क्यों नहीं मिल सका? और फिर सबसे बढ़कर यह कि कभी मुसाफिर गायब जहाज साहिल पर और कभी जहाज गायब मुसाफिर साहिल पर कैसे पहुंच गए? एक और बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि बरमूदा ट्रायंगल में जितने भी जहाज गायब हुए उन तमाम जहाजों में अस्करी उमूर में इस्तेमाल होने वाला साजो सामान मौजूद था और जो अफराद अगवा किए गए वो सब के सब अपने फन के माहिर लोग थे। लिहाजा हमारे पास इस बात को तस्लीम करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं कि वहां उस बरमूदा ट्रायंगल के अंदर कोई कुव्वत मौजूद है जो इस मकनातीसी कशिश को मुनज्जम अंदाज में इस्तेमाल कर रही है और जिस पर उसको पूरा कंट्रोल हासिल है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर वो कौन है? वो कौन है जिसने इस कुव्वत कशिश को इतना मौसर बना लिया है कि फजा में उड़ते जदीद तैयारों को गायब कर दिया जाए, जदीद तैयारों की जदीद टेक्नोलॉजी को जाम कर दिया जाए, वहां सैटेलाइट की मौजूदगी में कैमरों की मदद से वीडियोस और पिक्चर्स तो बना ली जाए, लेकिन जब उन वीडियोस को देखा जाए तो वीडियोस बिल्कुल खराब। आखिर वो कौन है? इसी हवाले से एक एतराज एक प्रोफेसर मुहक्किक, मशहूर मुहक्किक प्रोफेसर डेविस ने भी किया था कि ग्रेविटी पल्सेस कंफर्म्ड बट वेयर डू दे कम फ्रॉम। इस सारे सूरत-ए-हाल को देखते हुए क्या यह कहा जाए कि हमारी इस मौजूदा दुनिया और मौजूदा साइंसदानों के अलावा भी कोई कुव्वत ऐसी है जो
200-300 साल आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी में, और क्या वही कुव्वत, वही ताकत बरमूडा ट्रायंगल के अंदर भी मौजूद है? अजीजान मन, छठे नजरिए पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक और इंतहाई अजीबोगरीब बात लाता चलूं कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बाज़ औक़ात इंतहाई चमकदार सफेद बादल भी देखे गए। पहले जंगी अजीम गैलीपोली कैंपेन बहुत से हवालों से मशहूर हुई। बरतानिया और तुर्की की फौजें आमने सामने, घमसान की जंग। गैलीपोली में शिकस्त का मतलब मुकम्मल तुर्की पर बरतानिया का कब्जा। बरतानवी फौजें फतूहात हासिल करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। करीब था कि मैदान मार ले, लेकिन 28 अगस्त 1915 मौसम बिल्कुल साफ, लेकिन अचानक मैदान जंग में बादल के कुछ टुकड़े जाहिर हुए। उनमें एक टुकड़ा जमीन तक झुका हुआ था। कहा जाता है कि यह टुकड़ा 800 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा था। इस सड़क के आगे एक पहाड़ी थी जहां पर बरतानिया और तुर्की की फौजें आमने सामने थी। बरतानिया के एक रेजिमेंट अपनी फौज की मदद के लिए आगे बढ़ी और देखते ही देखते इस बादल में दाखिल हो गई। जब इस रेजिमेंट का आखिरी फौजी भी बादल में दाखिल हो गया तो यह बादल इंतहाई खामोशी से ऊपर उठा और दीगर बादलों के टुकड़ों के साथ जाकर मिल गया। इस बादल का उन टुकड़ों के साथ जाकर मिलना था कि वो तमाम टुकड़े खास सिफ्त में सफर करने लगे और देखते ही देखते गायब हो गए। इस जंग के खत्म होने के बाद इस रेजिमेंट के बारे में यह समझा गया कि शायद ये जंग में खत्म हो गई या फिर गिरफ्तार हो गई। लेकिन जब इस बारे में तुर्की से पूछा गया तो तुर्की ने कहा कि हमें ऐसी कोई रेजिमेंट की कोई खबर नहीं। कहा जाता है कि इस रेजिमेंट में तकरीबन 4000 के करीब फौजी जवान मौजूद थे। इतनी बड़ी तादाद बगैर किसी नामो निशान के छोड़े गायब हो गई और फिर कभी ना पता लग सका कि उनका क्या बना। अब आखिर में जिक्र कर लेते हैं छठे नजरिए का, और वो है फ्लाइंग सॉसर्स, उड़न तश्तरियां। बहुत से माहिरीन का यह दावा है कि बरमूडा ट्रायंगल और उड़न तश्तरियों में गहरा ताल्लुक मौजूद है। बरमूडा ट्रायंगल दरअसल इन्हीं उड़न तश्तरियों में सवार खुफिया कुव्वत का ठिकाना है, जो अपने खास मकासद के लिए जहाजों, तैयारों और लोगों को अगवा कर लेती हैं। बहुत से गैब जानेदार जो मुहक्किकीन है, उनकी राय यह कि तजस्सुस और राजों से भरे वाकयात का ताल्लुक उड़न तश्तरियों से है। उड़न तश्तरियों के वक्त ही ये सारे वाकयात रोनुमा होते हैं। ये कहर, ये सफेद चमकदार बादल, आग का गोले, ये सब के सब उड़न तश्तरियां ही हैं। आखिर ये उड़न तश्तरियां, फ्लाइंग सॉसर्स क्या हैं? क्या वो खुफिया कुव्वत जिसने मकनातीसी कशिश पर काबू पा लिया है पूरी तरह से, उसने उड़न तश्तरियां बना ली हैं? क्या ये उड़न तश्तरी ख्याली और तसव्वुराती एक कहानी नहीं? क्या उड़न तश्तरियों में जो लोग मौजूद हैं जिन्हें खलाई मखलूक कहा जाता है, क्या वो खला की मखलूक नहीं? और क्या उन लोगों का ताल्लुक हमारी इस जमीन से है? इन सारे सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।